बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां भू कानून को लेकर धामी सरकार गंभीर नजर आ रही है। ये बड़ी खबर है, दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी घोषणा की है। आगामी बजट सत्र में सख्त भू कानून लाया जाएगा। राज्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए लागू होगा ये कानून। 5000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अतिक्रमण मुक्त होगी। लव और थूक जिहाद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त रुख अपना रही है। जहां पर एक बार फिर मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि आगामी बजट सत्र में सख्त भू कानून लागू किया जाएगा। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, कल दिल्ली में मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर भू कानून को लेकर क्या घोषणा उन्होंने की है? धामी ने कल दिल्ली में उत्तराखंड सदन का उद्घाटन किया और ऐसे में वहाँ पर उन्होंने ये भी कई घोषणाएं भी की और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से राज्य में लगातार सख्त भू कानून की मांग जोर पकड़ रही है और लगातार भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं और इसके चलते जो लगातार जो संगठन हैं, अन्य संगठन दल हैं, वो लगातार सख्त भू कानून की मांग राज्य में कर रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है वो सक्रिय भी नजर आ रहे हैं और लगातार इसको लेकर बैठकें भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर एक कमेटी भी गठित की गई थी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में, और वो कमेटी इसको लेकर पूरी ड्राफ्ट भी तैयार कर दी है भू कानून को लेकर, किस तरीके इसका भू कानून होगा और सख्त से सख्त भू कानून कैसा होना चाहिए। इसको लेकर तमाम कार्य जो है वो किए जा रहे हैं और कमेटी जो है वो अपना कार्य कर रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते महीने भी जो है एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तभी उन्होंने भू कानून को लेकर कई बातें रखी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि बजट सत्र में हो सकता है कि भू कानून को लेकर कुछ ना कुछ जो है सख्त भू कानून जो है वो लाया जाएगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर मुहर लगा दी है और ये अब स्पष्ट कर दिया गया है कि आगे आने वाला जो बजट सत्र होगा, यानी कि फरवरी और मार्च में बजट सत्र होता है, तो वहाँ तब जो है एक सख्त से सख्त भू कानून जो है वो अध्यादेश लाया जाएगा और सदन के पटल पर वो रखा जाएगा। तो ऐसे में लेकिन वो सख्त भू कानून कैसा होगा, क्या कुछ उसमें प्रावधान रखे जाएंगे, किस तरीके से उसे सख्त बनाया जाता है, क्योंकि पूर्व का जो भू कानून है, चाहे वो एनडी तिवारी की सरकार का हो तत्कालीन, तो वो तब भी जो है भू कानून को लेकर तमाम चीज़ें स्पष्ट हुई थी और 500 वर्ग मीटर जमीन को ही जो है एक आदमी खरीद सकता है। उसके बाद उसमें कुछ संशोधन भी हुए और तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी के समय में उसमें कुछ संशोधन हुए। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में उसमें कुछ संशोधन हुए, उसके बाद धामी सरकार की में भी उसमें कुछ संशोधन हुए। तो लगातार इस तरीके के संशोधन जो है उसमें देखने को मिल रहे हैं और इसको लेकर ही लगातार विरोध प्रदर्शन लगातार जो है वो भू कानून समन्वय समिति जो है उसके द्वारा भी किया जा रहा था और लगातार जो अन्य दल है, चाहे यूकेडी हो, अन्य दल हो, उनके द्वारा भी लगातार सख्त भू कानून की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। और ऐसे में अब भू कानून कैसा होगा, कब तक ये भू कानून लाया जाता है बजट सत्र में, हालांकि इसको लेकर अध्यादेश लाया जाएगा और ऐसे में कैसा ये भू कानून होगा, इसमें किस तरीके के सख्त कानून बनाए जाते हैं, किस तरीके के सख्त प्रावधान इसमें रखे जाते हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। अच्छा, यहाँ पर अरुण आपने कहा बहुत प्रावधान किए गए हैं पिछली सरकारों में, पिछली मुख्यमंत्रियों द्वारा, लेकिन अब प्रावधान की जरूरत नहीं है, उसमें संशोधन की जरूरत नहीं है, एक सख्त भू कानून की जरूरत है, क्योंकि बात यहाँ पर अतिक्रमण की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो अतिक्रमण के साथ साथ यहाँ पर जमीनें बेची भी गई हैं। पहाड़ से लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर जो है मैदानी क्षेत्रों में घर लिए हैं और जमीनें ली हैं। तो ऐसे में उस चीज को कैसे रोका जाएगा और किस बिना पर जो है एक सशक्त भू कानून बनेगा? क्या हिमाचल की तर्ज पर बनेगा या उत्तराखंड के अपना एक ड्राफ्ट होगा? जी दिव्या, देखिए भू कानून की जहाँ तक बात है तो जो एनडी तिवारी की सरकार में भू कानून था उसमें वो उत्तराखंड का अपना भू कानून और इसी तरीके से जो 500 वर्ग मीटर उसमें रखा गया था, इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर अलग से चीज़ें रखी गई थी। तो उसमें फिर बाद में संशोधन हुए और उसे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी के समय में 250 वर्ग मीटर किया गया, उसे और सख्त बनाया गया। लेकिन बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जो सीमा थी वो हटाई गई, तो उसके बाद से लगातार जो है विरोध प्रदर्शन भी देखने को इसको मिल रहा है। लेकिन ऐसे में जो क्योंकि ये सही बात है कि पहाड़ों से कई लोगों ने जो है अपनी ज़मीनें भी बेची है और बेचकर पलायन भी किया है और मैदानी क्षेत्रों में अपने घर भी बनाए थे। ऐसे में ये भी इसमें देखने वाली बात होगी कि जो ज़मीन बेच रहा है उसके लिए क्या
कुछ प्रावधान इसमें रखे जाते हैं भू कानून में, और ज़मीन खरीदने को लेकर भी इसमें क्या प्रावधान रखे जाते हैं, और जो ज़मीन बेच रहा है उसको लेकर क्या कुछ प्रावधान इसमें जो है वो रखे जाते हैं। तमाम चीज़ें जब भू कानून सदन के पटल पर रखा जाएगा, उसका जो ड्राफ्ट है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा, तब तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी कि आखिर अब जो सख्त भू कानून की मांग प्रदेशवासी लगातार कर रहे हैं, आखिर वो सख्त भू कानून कैसा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो चुकी है। तैयारियों का जायजा लेने अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां छठ पर्व की तैयारियां लगातार जारी हैं और खुद अधिकारी इसका जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 7 और 8 नवंबर को मनाया जाना है लखनऊ में छठ का पर्व। लखनऊ मंडलायुक्त डीएम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। छठ पूजा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है, जिसके तहत भीड़ को देखते हुए कई व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, यानी कि छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहेंगे और लगातार तैयारियां की जा रही है। 7 और 8 नवंबर को यहां पर जो है वो छठ का उत्सव मनाया जाएगा। चीज़ें हैं वो हमने कर ली है, और इन सारे पॉइंटों पे जो हमने पूरा सफाई व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, बैरिकेडिंग करना, पानी साफ़ हो, इन सब की जो मूलभूत चीज़ें हैं वो हमने कर ली है। और सारे आयोजकों से हमने बात की है और अलग अलग टीम बना के उसको इंस्पेक्ट भी किया है, चेकलिस्ट से चेक भी किया है। और इसके साथ साथ जो ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आएंगे कल शाम को, और इसमें जो है हमारे जो छठ पर्व मनाने के लिए आएंगे वो कम से कम जो है 50,000 से ऊपर के होंगे, नंबर होंगे। तो इसको देखते हुए यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है पुलिस के साथ मिलकर, जिला प्रशासन के साथ पूर्ण कराई गई है। अभी कमिश्नर मैडम द्वारा भी यहाँ पे दौरा किया जाएगा और जो भी कमी और अगर रहेगी तो वो अभी ही पूर्ण करा ली जाएगी। और सारे आयोजकों से हमने जो मिल के बात की है तो उसमें जीरो वेस्ट इवेंट बनाने की कोशिश की है। जीरो वेस्ट इवेंट में ये रहता है कि जितना भी कूड़ा यहाँ जनरेट होगा उसको हम लोग सेग्रीगेट करके यहीं डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और प्लास्टिक फ्री के लिए हमने अपील की है, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ हो या ना यूज़ हो, हर जगह पे ये हमने अपील की है सारे आयोजकों में। छठ पर्व हर वर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष भी सभी लोग अच्छी प्रकार से अपने इस पर्व को मना पाएँ, इसकी व्यवस्था प्रशासन और पुलिस के द्वारा की जा रही है। यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और बाकी जो भी इंतजामात हैं उनको अधिकारियों के द्वारा यहाँ संपन्न कराया जा रहा है। हर विभाग के, हर संबंधित विभाग के यहाँ सीनियर अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। सभी अच्छी तरह से अपने इस पर्व को मना पाएँ, ये हम लोग कोशिश करें। और बात करेंगे जालौन से बड़ी खबर की, जहां पति ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौन से, जहां पर पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। घरेलू कलह के चलते गले में कुल्हाड़ी मारकर पत्नी को मौत के घाट उतारा गया है। मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और एसपी ने मौके का मुआयना किया है। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर घटना हुई है। आपको बता दें, एक पति ने कुल्हाड़ी मारकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जालौन का ये पूरा मामला है, जहां पर घरेलू कलह वजह बताई जा रही है और गले में कुल्हाड़ी से पति ने वार किया, जिसके बाद मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। वहीं पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई, जहां पर एसपी ने मौके का मुआयना किया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये पूरा मामला सिरसा कलार थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव का है। तो नहीं है, सब वही बात, पति नहीं। थाना प्रभारी सिरसा कलार, सीओ जालौन, फील्ड टीम, पुलिस अधीक्षक महोदय व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट द्वारा एफएसएल की कार्रवाई की गई तथा उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा जानकारी की गई तो मालूम हुआ कि अमर सिंह और उसकी पत्नी द्वारा आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें अमरप्रीत सिंह द्वारा अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जाए।
तो नहीं है, सब वही बात उद्योग विकास पति गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, जानकारी चाहेंगे क्या पूरी घटना हुई है? यह मामला चट्टाकलार थाना के मनपुरा गांव का है, जहां पर पति अमर सिंह ने अपनी पत्नी की गले में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है, जिसमें आपसी घरेलू कलह का मामला बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से पति ने पत्नी की हत्या करी, वजह क्या सामने आ रही है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी, गरीबी की कारण बताया जा रहा है और रोज नई चीजों की मांग होना, त्योहार घर पे था और पैसा न होने के कारण घरेलू कलह का मामला बताया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की विधानसभा मीरापुर पर होने वाले 20 नवंबर के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं, जिसे लेकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बुधवार को बेलड़ा गांव के इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और आरएलडी की संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जयंत ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए पीडीए की फुल फॉर्म बताया है और उन्होंने कहा पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा, ये उन्होंने उनका फुल फॉर्म बताया है। और जयंत ने कहा कि गैरों का क्या करोगे। जयंत ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि गंगा स्नान के पर्व का भी वो लोग अनादर कर रहे हैं। गांव है, 4800 वोट इस गांव में है। आसपास के भी गांव के मौजूद लोग आए हैं। बहुत उम्मीद है ये लोकदल का मजबूत क्षेत्र रहा। एनडीए के उम्मीदवार हैं, हमारे सहयोगी दल के सभी समस्त नेता पूरी ताकत से लगे हैं। मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी के अध्यक्ष जी हम मेरे साथ खड़े हैं और निषाद पार्टी के भी उम्मीदवार, मतलब उनके जो यहाँ जिले में जो नेता वो आए। मीरापुर में जो 3 मिल हैं, जिसके प्रभाव क्षेत्र का ये क्षेत्र है जहाँ सप्लाई होता है, यहाँ पेमेंट की समस्या नहीं है। उसका मैंने पूरा जायजा लिया। पूरी प्रयास है हम लोगों के जो जनप्रतिनिधि रहे उनका भी प्रयास रहा। सरकार को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि मोरना मिल के विस्तार के लिए विशेष बजटीय आवंटन करते हुए मुख्यमंत्री ने यहाँ स्थानीय मौजूद किसानों की बात मानी। मैनपुरी के करहल क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया, जहां मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भड़काऊ राजनीति करती है। 8 साल हमारे राज्य सरकार को होने जा रहे हैं, वहीं 10 साल केंद्र सरकार को हो गए हैं। लोगों को नया मिलेगा, ये सब झूठ बोलकर जनता से खाली वादे किए। साथ ही डिंपल ने सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव की जीत का भी दावा किया। 34 नंबर जिस दलित के आएंगे उसको वोट की पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं और बड़े बड़े नेता इस तरह के नारे देते हैं। लेकिन आज जो है, जो सभी समाज के जो लोग हैं, जो हमारा पीडीए है, वर्ग है, ये सब समझ चुके हैं कि खाली उनकी भड़काने वाली बातें हैं जिससे कि वोट बच जाए आपस में। लेकिन क्योंकि आज 10 साल केंद्र के और लगभग 10 साल जहाँ 8 साल हमारे राज्य सरकार के होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को इस बात का समझ आ रही है कि इस तरह के भड़कीले भाषण देके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जो बातें कही जाती है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, कि आज महिलाएं सुरक्षित रहेगी, कि अन्याय खत्म होगा, तो इस तरह का कोई भी चीज प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। और हर वर्ग और हर समाज के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। और यहाँ हम रुक करेंगे एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बलिया जिले में योगी सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की और कांग्रेस अध्यक्ष के बीजेपी काटती भी है और बांटती भी है के बयान पर पलटवार किया। उनका कहना है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है और ऐसे आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस और सपा फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करती है। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम समाज
समाज आज जितना सुरक्षित महसूस करता है, इससे पहले कभी भी इतना सुरक्षित महसूस नहीं करता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी सरकार वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं करती है। मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता है, मुस्लिम समाज की अच्छी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, मुस्लिम समाज की उन्नति हमारी प्राथमिकता है और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार के लिए हमारी भाजपा सरकार, मोदी योगी सरकार ईमानदारी से धरातल पर काम कर रही है। आज आप देखिए, बीते 10 सालों में मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने और 7 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो काम किया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज मदरसा शिक्षा की बेहतरी की बात हो, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों के विकास की बात हो, जनता के ऐसे जुड़े मुद्दों को हल करने की बात हो, प्रदेश को एक सुरक्षित माहौल देने की और शिक्षित माहौल देने की बात हो, हर तरीके से मुसलमानों को हमने आगे बढ़ाया है। श्रावस्ती में सरकारी स्कूलों में लाख प्रयासों के बावजूद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलम यह है कि शिक्षक के स्कूल समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। हरिहरपुर रानी के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय अशरफ नगर में 5 शिक्षक की तैनाती होने के बाद भी समय से विद्यालय शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। बुधवार को सुबह 9:30 बजे देखा गया कि एक शिक्षक संदीप तिवारी विद्यालय पहुंचकर बच्चों को पढ़ा रहे थे, वहीं 4 शिक्षक नदारद रहे। ये कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय अशरफ बाजार। ये भी 9:30 बज रही हैं समथिंग। सर जी अभी नहीं आए? नहीं। कितने बज रही हैं इस वक्त? 9:18। 9:18। सर जी रोजाना इससे देर में आते हैं? नहीं। आज ही केवल देर किए हैं? कहाँ पढ़ते हो? कौन सा स्कूल है? अशरफ कंपोजिट उच्च प्राथमिक अशरफ बाजार। ये समय कितने बज रही हैं इस वक्त? 9:18। सर जी का क्या नाम है? श्री नाम बाबू गुप्ता। अभी आए नहीं है सर जी? नहीं। और कौन कौन सर जी पढ़ाते हैं जो नहीं आए हैं? विश्राम सर जी आते हैं और नहीं भी आए हैं, और तेजपाल सर जी नहीं आए हैं, और एक श्री चंद्रिका प्रसाद वर्मा। और माजिद अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। माजिद, क्या स्थिति है इस कंपोजिट विद्यालय की, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक की तो छोड़िए, यहाँ पर बच्चों की बैठने की तक व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, कुछ हालात ठीक नजर नहीं आ रहे इस विद्यालय के। जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के क्षेत्र हरिहरपुर रानी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 5 शिक्षकों की तैनाती है, लेकिन समय 9:30 बज चुके हैं, अभी भी 4 शिक्षक नहीं पहुंचे, लेकिन एक शिक्षक संदीप तिवारी पहुंचे हैं। और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। विद्यार्थियों की पढ़ाई एकदम बिगड़ती जा रही है, बच्चे हमेशा खेलते नजर आते हैं बाहर। अच्छा माजिद, यहाँ पर 5 शिक्षकों की जो तैनाती हुई है वो कब हुई थी तैनाती, और कितने समय से ये टीचर नदारद हैं? ये जो टीचर हैं, ये लगभग साल भर से इनका ऐसे ही रवैया है। अगर आते हैं तो कभी आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। तो बच्चों को इसमें दिक्कतें हो रही हैं पढ़ने में। अच्छा, क्या किसी अभिभावक ने कभी कंप्लेन की अधिकारियों से कि ये शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे रिपिया, अभिभावक BSA से और बेसिक शिक्षा अधिकारी से कई बार कंप्लेन भी किए हैं, उसके बाद भी ये शिक्षक सुधरने का नाम नहीं ले रहे वहाँ पे। अच्छा माजिद, आप लोगों ने क्या मीडिया के माध्यम से, क्या आप लोग अधिकारियों तक पहुंचे, क्या BSA तक पहुंचे और उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है सौतेले रवैया का कि ये यहाँ पर स्कूल में देखने के लिए नहीं जाते हैं शिकायत के बावजूद भी? जब इस संबंध में BSA से बात करनी चाहिए तो उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया। कई बार प्रयासों के बाद भी उनका संपर्क नहीं जुड़ पाया। तो इससे समझ में आता है कितने गंभीर अधिकारी हैं और जो उन्हें ड्यूटी दी जाती है, जिस पद पर वो तैनात है, उसके लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं और बच्चों के हालात क्या है, ये साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया माजिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
अब रुक करेंगे कुशीनगर से खबर का, जहां कसिया थाना क्षेत्र के कानखोरिया गांव के पास 4 नवंबर को 2 सगे भाइयों ने मिलकर एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सत्यम समेत उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी का सगा भाई अभी भी फरार है। चाकू मार के हत्या की घटना कारित कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल हम लोग मौके पे पहुंचे और वहां पर एडिशनल साहब सीओ साहब के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इसमें घटना से संबंधित 2 अभियुक्त सत्यम तिवारी पुत्र आनंद प्रकाश तिवारी और दूसरे अभियुक्त आनंद प्रकाश तिवारी जो कि कनखोरिया गांव के रहने वाले, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि मृतक सतीश यादव के साथ इनका वाद विवाद हो गया था और उसी दौरान मारपीट में चाकू से मारकर हत्या की घटना कारित कर दी गई थी। इसमें जो है त्वरित कार्रवाई करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।